सेशन है वो कम्प्लीटली डाउट सेशन। आप में से किसी को कोई दिक्कत है कोई भी टॉपिक में तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल से। आज कोई स्लाइड नहीं खुलेगी, मॉड्यूल खोलते हैं हम लोग। तो जिसको भी दिक्कत होगी ना वो बता देना साथ साथ। इसके अंदर से डब्बा वाला हमने कल कर लिया था, फंडिंग, नॉन फंडिंग, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब हमने कल कर लिया था। और क्या था इसके अलावा इसमें था फ्रेट फॉरवर्डिंग। फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होता है? जो शिपिंग चार्जेस वगैरह, शिपिंग चार्जेस और जो वो शिपिंग अरेंजमेंट करवाता है मैम। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी शिपिंग प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट करवाना होगा। ठीक है जी। उसके अलावा क्या था हमारे पास? उसके अलावा था बिजनेस इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर क्या होता है? यंग बिजनेस को डेवलप करने नए बिजनेस है मैम, उनको फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देकर। टेक्निकल। बिल्कुल ठीक है जी। और क्या था? बिजनेस एक्सेलरेटर। बिजनेस एक्सेलरेटर क्या जो होता है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको फाइनेंस प्रोवाइड करना ताकि वो और भी ज्यादा ग्रो कर सके। प्रोवाइड करते हैं मैम। और हमारे पास था एक मर्केंटाइजर। मर्केंटाइजर क्या होता है? जो बिजनेसेस को हेल्प करता है, प्रोवाइड करवाता है मैम, सप्लाईज प्रोवाइड करवाते हैं मैम। फैक्टर प्रोवाइड करवाता है बिजनेस। और क्या पढ़ा था हमने? और किसके बारे में पढ़ा था? फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है? मैम एडवाइस करता है वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को Yes. कैसे मैनेज करें, किस टाइप डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर जब कितना आपको एक फाइनेंस नया बिजनेस खोलना है, तो आपको किस किस इंसान की जरूरत पड़ेगी इनमें से? पीओसी वाले बंदों में मैम बिजनेस इंक्यूबेटर, मैम फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मर्केंटाइजर की पड़ेगी। इन तीनों की पढ़ सकती है। और हो सकता है आपको फ्रेट फॉरवर्डर की भी पढ़ सकती है, क्योंकि हो सकता है स्टार्टिंग में आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया हो, इंटरनेशनल बिजनेस हो आपका, तो दोनों की आपको जरूरत पड़ सकती है। तो बेसिकली क्या बोलता है कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं हमारे, वो इंटरमीडिएरीज होते हैं जो हर एक लेवल पर काम आता है। चाहे कोई भी लेवल का बिजनेस कर लो, फाइनेंस की आपको जरूरत पड़ती है, मनी लेंडर हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपके बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होते हैं। बिजनेस कोरेस्पोंडेंट मतलब जो बिजनेस, खुद भी बिजनेस कर रहे हैं और आप भी बिजनेस कर रहे हो, और दोनों का बिजनेस एक दूसरे के काम आता है। जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट वाला बिजनेस होगा, किसी का आउटपुट आपके लिए इनपुट हो सकता है। जैसे बैंक्स हो गए आपके, तो उनको कोरेस्पोंडेंट भी कहा जाता है, जो आपके बिजनेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, अपने बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से आपको बिजनेसेस देते हैं। जैसे कि बिजनेस फैसिलिटेटर्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स हु मे बी डिफाइंड एज बैंक्स इन पर्सन. These individuals and entity actually provide banking and financial services. Obviously, for this reason, business correspondents are more closely regulated than the business facilitator who do not engage in the banking and the finance business. यानी कि जो बैंक्स हैं उसको बोला जाता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, जो बिजनेस को एग्जैक्टली हेल्प कराता है, बिल्कुल सेकंड लेवल पे उसके पीछे खड़ा होता है, जो उसकी जेब में पैसा डालता रहता है। सिर्फ ऐसे बैंक्स या फिर ऐसी कंपनीज जो बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। उसके अलावा सारे के सारे आपके क्या हो गए? उसके अलावा सारे के सारे आपके हो गए नॉर्मल बिजनेस फैसिलिटेटर। सिर्फ बिजनेस कोरेस्पोंडेंट कौन हुआ? बैंक्स इन पर्सन। इस पूरे पॉइंट के अंदर से सिर्फ ये बात ही लर्न करने वाली कि बैंक्स इन पर्सन को क्या बोला जाता है? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। बाकी सारी नॉर्मल चीजें हैं जो हम मैम ये रिपीट करना एक बारी। के अंदर है कि हमारे पास दो नाम होते हैं, एक होता है बिजनेस फैसिलिटेटर, एक होता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या होता है? जो बिजनेस को फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, लेकिन उसी के अंदर अगर थोड़ा और डीप में जाते हैं ना, तो एक फैसिलिटीज ऐसी है, एक बिजनेस ऐसा है जो कि बिल्कुल मतलब एज ए मार्केट में अपना एज एन बिजनेस में उसका अप्रोच है, और साथ में उसको बिजनेस का एकदम भाई बोला जाता है, सगा भाई, जिसके बिना बिजनेस चल नहीं सकता। तो वो होते हैं हमारे बैंक्स। यानी कि बैंक्स भी एक तरह से काइंड ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनीज हैं, लेकिन उसको ज्यादातर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट बोला जाता है कि इसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। दैट इज बैंक्स इन पर्सन। बैंक्स इन पर्सन बहुत जरूरी है, इसलिए इनका एक नाम बिजनेस कोरेस्पोंडेंट भी है। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग है, वैसे बिजनेस बैंक्स को आपका बिजनेस फैसिलिटेटर ही बोला जाता है इन जनरल लैंग्वेज। अगर मार्केट में आ जाओ तो बैंक्स बिजनेस फैसिलिटेटर ही है, बट एज पर द बुकिश नॉलेज इसको बिजनेस कोरेस्पोंडेंट नाम दिया गया है। ठीक है, तो बस बिजनेस कोरेस्पोंडेंट कौन है? हु एंगेज इन द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इन द सेंस ऑफ हैंडलिंग डिपॉजिट एंड रीपेमेंट।
यानी कि जो आपको साथ आपको बिजनेस भी देते हैं और साथ में आपको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इस चीज के लिए तो सिर्फ आपकी बैंकिंग बिजनेसेस लगे होते हैं जो आपका बैंकिंग फैसिलिटी भी देते हैं और आपको फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी देते हैं। यानी कि आपका जो बर्डन है कैश ही है कि कैश कहाँ रखो, कैश बैंक में रखो, अपना बिजनेस हो गया यानी कि आपके बिजनेस एसोसिएट्स हो गए, साथ में फैसिलिटीज भी देते हैं। एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो भाई मुझसे पैसा ले जा आके। तो यहाँ पर फैसिलिटेटर भी हो गए, बिजनेसमैन भी हो गए, यानी कि आपके साथ वाले एसोसिएटेड पर्सन भी हो गए। तो दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर इसने इसको नाम दे दिया क्या, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। ये एक टर्म था जो हमने पढ़ा नहीं था, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट। ठीक है, उसके अलावा आप आ जाओ, इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं है पढ़ने वाला। एक ये वाला पॉइंट है जो the new economic policy of 1991 which is better known as LPG or GPL policy is the policy of liberalization, globalization and regarded as watershed development and business facilitation in India। तो इस चीज को इसलिए याद रखना क्योंकि एक तो ये ईयर है ना जो 1991, ये बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज कब आया था। तो 2 ईयर्स है इसके, 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, उसको 1992 से फ्रीली एप्लीकेबल हो गया था। तो आपको 1991 याद रखना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी मार्केट में, 1991 में आई थी। किस नाम से आई थी, एलपीजी या जीपीएल बोलते हैं इसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, आपके बड़े काम आने वाली है लाइन एमसीक्यू के लिए। तो अभी जो मैं यहाँ पे जीपीएल है वो जनरल पब्लिक लाइसेंस को इंडिकेट करती है। आप क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। मैम जो जीपीएल है यहाँ जनरल पब्लिक लाइसेंस को इंडिकेट कर रहा है, फुल फॉर्म क्या आपको उसी को इंडिकेट कर रहा है, एलपीजी या जीपीएल? ये की मतलब जीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। ये जीपीएल पॉलिसी किसी और पॉलिसी के साथ अटैच मत करो, यहाँ पर सेम है ये, एलपीजी या जीपीएल, इसको दोनों नाम से बोला जाता है। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है? वाटरशेड डेवलपमेंट का क्या? वाटरशेड डेवलपमेंट जनरली इसका बेसिक मीनिंग ये होता है, जब ये पॉलिसी लाई गई थी वाटरशेड डेवलपमेंट की, तो ये इसलिए हुई थी कि जब बिल्कुल अकाल सूखा पड़ा हुआ है तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, यानी कि जहां से पानी मिल सकता है उसको डेवलप करना चाहिए। अगर इसको एक कॉन्सेप्ट बना दूं तो मतलब ये है कि जैसे कि अब हमारे देश में क्या था, हमारे देश में उस टाइम पे गरीबी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने किया कि जहां से पैसा आ सकता है, जहां से पैसों की बारिश हो सकती है, वहां से पैसा मंगवाना शुरू किया। कहाँ से हो सकती है, या तो प्राइवेट सेक्टर्स के पास, लोगों के पास अपना पर्सनल पैसा था, या फिर मार्केट के अंदर यानी कि दूसरे देशों के पास पैसा था, ग्लोबलाइजेशन। तो इसको वाटरशेड डेवलपमेंट, बिजनेस फैसिलिटेशन इसलिए बोला गया ताकि दूसरों के पैसे की बारिश से हम यहाँ पर अपना घर भर सके। जैसे रेन वाटर से हम लोग यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी इकट्ठा करते हैं, वैसे ही वहां से दूसरे देश से पानी पैसा मंगवाकर यहाँ पर इकट्ठा किया गया ताकि हम लोगों को पैसे की कमी ना हो। इस कॉन्सेप्ट को वाटरशेड डेवलपमेंट बोल दो चाहे कुछ भी बोल दो, बेसिकली कॉन्सेप्ट का जो नाम है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आया था। ठीक है, यस मैम। चलो जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर बिजनेस फैसिलिटेटिंग इंडिया। तो हम लोगों ने इसके अंदर आरबीआई के बारे में पढ़ा था। आरबीआई को क्या बोला जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, फिर सेबी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद कंपटीशन कमीशन, यानी कि वो कौन था, रूल सेटलर। ये नाम बहुत कॉमन जाता है, रूल सेटलर, कंपटीशन कमीशन वाला। मैम खाली रूल सेटलर या फेयर रूल सेटलर? फेयर रूल सेटलर बोल दो, रूल सेटलर फॉर फेयर प्ले बोल दो। अगर रूल सेटलर भी आ गया तो वो भी सही होगा क्वेश्चन, आपके पास तो ऑप्शंस में आएगा नहीं, रूल सेटलर भी आ सकता है, फेयर रूल सेटलर फॉर फेयर प्ले, कुछ भी आ सकता है इसके बारे में। उसके बाद है इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसके अंदर से इंडस्ट्री स्पेसिफिक कौन है। तो यहाँ पर 2-3 नाम तो आपकी बुक में ही है, 2 ही नाम है। इरडाई जो हमने पढ़ा था, ये सिर्फ कहाँ लगता है, जिस कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस करना हो, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिस कंपनी को कम्युनिकेशन वाला बिजनेस करना हो, सिम्स बेचनी हो या टेलीफोन बेचना हो, इंटरनेट सर्विसेज देनी हो, उस पर ट्रायल लगता है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन में है
तो उसके ऊपर रियल एस्टेट के कानून लगेंगे, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट लगेगा उसके ऊपर, रेरा बोलते हैं उसको। तो इस तरह से अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा कि किसी एरिया स्पेसिफिक है या नहीं। एरिया स्पेसिफिक है तो उसको बोला जाएगा इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर। किसी इंडस्ट्री में काम करता है, वो सब पे नहीं काम करता। जैसे आरबीआई है वो यूनिफॉर्मली काम करेगा, कंपटीशन कमीशन है वो यूनिफॉर्मली काम करेगा, सेबी भी एक कैटेगरी पे यूनिफॉर्मली काम करता है, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक वो भी नहीं है। सेबी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक कौन है? जैसे इडाई, टेलीकॉम, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन है। ठीक है, चलो अब ये जो इंस्टीट्यूशन थे क्या करते हैं? डायरेक्ट फंडिंग नहीं करते, इसलिए क्या है ये? नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। इन एडिशन टू द अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल्स फंक्शन आवर एम्फसाइज, इन सब चीजों को छोड़ दो, इधर आ जाओ कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो आपको क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जिनको फैसिलिटेशन सेंटर बोलते हैं। जैसे कि स्किल डेवलपमेंट का काम हो गया, स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बढ़ाने का काम हो गया। स्मॉल स्केल बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो एक्ट आया था वो था हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एक्ट। ठीक है, तो वो क्या करता था? स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करता था। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के बाद धीरे धीरे उस एक्ट में चेंज आया गया, जिसके बाद उस एक्ट का नाम क्या रख दिया हम लोगों ने? एमएसएमई रख दिया। एमएसएमई सुना है कभी? +1 में सुना होगा। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। क्या क्या क्या? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। माइक्रो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ आप। यहाँ से 4 एग्जांपल से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NIESVU। इसका अगर नाम आएगा तो आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछी जाएगी इस चीज की, तो फुल फॉर्म यहाँ से आपको कर लेना। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशंस है, इसका काम क्या है? एंटरप्रेन्योर्स, जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं या स्मॉल बिजनेसेस आते हैं उनको डेवलप करना। डेवलप कैसे करेगा? उन लोगों को बिजनेस करने के तरीके सिखाएंगे, वर्कशॉप करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। जैसे टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर के फील्ड में भी ट्रेनिंग दी जाती है। एग्रीकल्चर के फील्ड में ट्रेनिंग क्या दी जाती है कि भाई नई इंडस्ट्रीज ये आ रही हैं या नया काम ये हो रहा है, तो आप इस तरह से अपना काम कर सकते हो। तो उस तरह से क्या होता है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम पे। ठीक है, उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज द नेशनल लेवल अपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। प्रॉपरली सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए ईडीआई बनाया गया है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि 30 माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशन है एंड 28 ब्रांच है। ठीक है, इसके लिए एमएसएमई की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बोला जाता है आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशंस। एमएसएमई को पहले बोला जाता था SISIS, फॉर्मरली नोन एज SISIS। SI का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सर्व करते थे, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस, उनको बोला जाता था पहले क्या? SISIS। और वो क्या था? ये कैपिटल में, अदर इंडस्ट्रियल सिटीज में, मतलब कहीं पर भी बना सकते हैं। जहां पर इनको दिखता है कि इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है वहां पर ये इंस्टीट्यूट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एमएसएमई को तो आजकल बड़े बेनिफिट मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पर एमएसएमई जो है स्टार्ट हो। उसके बाद क्या है? इन द स्टेट कैपिटल्स एंड बिजनेसेस the institute render consultancy services, prepare state industrial profiles and conduct district level industrial potential service. Besides these, institute prepare project profile and facilitate quality control and upgradation in these enterprises. अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे एमएसएमई स्टार्ट हो। क्यों स्टार्ट हो? एक तो आपको रोजगार मिलेगा, दूसरा इन लोगों के पास टैलेंट ज्यादा होता है। इतना पैसा नहीं होता लेकिन टैलेंट ज्यादा होता है, तो एमएसएमई हम लोग चाहते हैं कि बेटर तरीके से बने। ज्यादातर एमएसएमई आजकल हमारे जैसे प्रोफेशनल भी खोल रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई को बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? एमएसएमई का पैसा ना कोई 45 दिन से ऊपर खा नहीं सकता। मतलब आप अगर एमएसएमई में रजिस्टर हो तो लोगों को आपका पैसा 45 दिन में जमा कराना पड़ेगा, और उन्होंने जमा नहीं कराया तो उनके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं। मतलब उनको सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि तुम एमएसएमई का पैसा कैसे खा गए। ये नया ही रूल आया था अभी 2019 के अंदर आया था ये रूल कि आपको 45 दिन से ज्यादा पैसा रखना नहीं है एमएसएमई का। अगर आप किसी एमएसएमई की सर्विसेज लेते हो तो उनको पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? सावन म्यूट होना है आपका।
There are several commodities board and export promotion council that assist business in them. इसको छोड़ दो, इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं लर्न करने वाला। उसके बाद आरबीआई से, इसके आगे तो हमने पढ़ा है। आरबीआई वाले में कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलिए इससे आगे। यस मैम। सेबी में नो तो आपकी बुक से चल रहा है, बुक्स में कोई डाउट हो तो बता देना आप। सीसीआई मैम इसका थोड़ा ब्रीफ दे दो। क्या दे दूं, ओवरव्यू? यस मैम। चलो जी। सीसीआई में सबसे पहली बात क्या है, इसको बोला गया कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब सबको एक समान रूप से क्या देती है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि आप लोग खेल सके। यहाँ पे खेलना कैसे है, मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देना है। क्यों बढ़ावा देना है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। 4 काम है इसके जिस काम के लिए करता है, और ये चारों काम इसके प्रेम्बल में भी आते हैं, और यही चारों काम हम लोगों को याद भी करने हैं। कौन कौन से हैं? ये वाले 4 काम। टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, जिसका एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन पे, उसको क्या करना है? प्रिवेंट करना है। प्रमोट करना है किसको? कंपटीशन को। प्रोटेक्ट करना है किसको? इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर को। और फ्रीडम देनी है किसको? अदर पार्टिसिपेंट को, ताकि वो मार्केट में आ सके। आया कब था ये एक्ट? 2002 के अंदर आया था। 2002 में मैंने 2 डेट्स करवाई थी आपको, उसके अंदर से डेट ऑफ इनेक्टमेंट कौन सी थी? इनेक्टमेंट डेट ऑफ कंपटीशन है 13 जनवरी। 13 जनवरी। 13 इनेक्टमेंट डेट। ठीक है जी। इफेक्टिव डेट कौन सी थी? 13 मार्च। Competition- 2002 की थी या 2003 की? 13 मार्च। अच्छा, कंपटीशन एक्ट कब आया था? कमीशन 2002। 14 14 अक्टूबर 2003। ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर दो। कंपटीशन कमीशन में 1 मेंबर शुड बी फ्रॉम आरबीआई कंपल्सरी। ट्रू। यस नो। यस मैम। नो। ट्रू है? नो मैम। नो मैम, ट्रू नहीं है। इसमें तो होता ही नहीं है आरबीआई का। मैम इसमें 6 आरबीआई मेंबर और का चेयरपर्सन दोनों ही सेंट्रल मैम, गवर्नमेंट के 6 होते हैं मैम। बिल्कुल। 6 पर्सन जो होंगे और चेयरपर्सन जो होगा वो टोटल सीजी कैलकुलेट government। करेगी किसको रखना है और किसको नहीं रखना। हाँ जी कुमकुम। जो इनेक्टमेंट और इफेक्टिव का डेट है, मतलब उसका ईयर कौन सा है? 2003। ओके मैम। चलो जी। एमआरटीपी एक्ट की फुल फॉर्म बताओ। मोनोपोली एंड मोनोपोली ट्रेड प्रैक्टिसेस। restrictive trade practices. और एमआरटीपी एक्ट के अंदर कौन सा कमीशन था? कौन सी अथॉरिटी थी? एमआरजीपी कमीशन। MRTP Commission. एमआरटीपी कमीशन। हाँ जी गरिमा। मैम ये आरबीआई के अंदर एक बार कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बताना। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, या तो आप टेक्स्ट कर दो। मैम आरबीआई के अंदर कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हाँ ये क्लियर नहीं है। मैम आरबीआई में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बोल रही है। आरबीआई में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। और अनामिका आप? मैम जो टी और कॉफी हैं वो डायरेक्ट कंपटीशन में आएंगी या इनडायरेक्ट कंपटीशन में? टी और कॉफी जैसे सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं आपने। डायरेक्ट में डाल दो है तो वो यानी मतलब अलग अलग तरीके से ही आ रही है, डायरेक्ट नहीं आ जाएंगी। ऐसा नहीं है ना कि इनडायरेक्टली घुमा कर नहीं आएंगी। ओके मैम। डायरेक्ट है मैम ये। बोल रही हूँ कि घुमा कर नहीं आएंगे। आपको चाहिए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का पॉइंट। अच्छा कंपटीशन कमीशन में है नहीं है ना किसी को डाउट? चलो जी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट के पास चलते हैं। मैम आपने बोला था इसकी मैं डेट बताऊंगी, एक्ट कब बना था? कौन सा एक्ट? मैम कमीशन एक्ट। कौन से एक्ट? मैम कंपटीशन कमीशन एक्ट की। बताइए तो। मैम उसमें ईयर बताया था आपने, मतलब स्पेसिफिक ये डेट। 13 जनवरी 13 मार्च डेट ही तो है। ओके मैम ठीक है।
चलो जी, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या बोलता है? क्रेडिट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटलमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड अफेक्ट्स परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। ये परचेजिंग पावर को कैसे अफेक्ट करता है, इसके लिए मैंने कुछ मेजर्स करवाए थे, एक क्वालिटेटिव था और एक क्वांटिटेटिव था। गरिमा जिंदल, क्या आपको वो मेजर्स याद है जो परचेजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं? यस मैम। अगर आपको वो मेजर्स याद है तो देखो, क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा इनकी डायरेक्टली परचेजिंग पावर को। जैसे ही परचेजिंग पावर को इसने कंट्रोल किया, अपने आप से क्रेडिट कंट्रोल हो गया। लोन बांटना है लोगों को तो रेट्स कम कर देगा, जिससे लोन क्या करेंगे, लोन और लेंगे। अगर इसको लोन कम करना है मार्केट में, यानी कि लोगों के हाथ से पैसा छीनना है, तो रेट बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं इसने क्रेडिट को कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। दूसरा क्या कहता है? सोशल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजेस इन परचेजिंग पावर आर सीरियस, देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल क्रेडिट। क्या बोलता है कि परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में आना एक सीरियस मुद्दा है। सीरियस क्यों है? फालतू पैसा तो फिजूल खर्ची बढ़ेगी, फिजूल खर्ची बढ़ी तो क्या बढ़ेगा? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बिल्कुल। और क्या बोलता है? कंट्रोलर क्रेडिट ऑपरेशन ऑफ बैंक्स इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। RBI, like any other central bank, possesses power to use almost all qualitative and quantitative methods of credit control. यानी कि RBI सारे के सारे मेथड्स यूज करेगा, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, चाहे वो क्या हो, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आई थिंक आप सबको आते हैं। कौन कौन से थे क्वालिटेटिव हमारे पास? मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशो, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और क्रेडिट persuasion, और क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है जी। और दूसरे मेथड्स कौन से थे क्वांटिटेटिव? बैंक रेट, ओपन मार्केट। जैसे कोई ऐसा टॉपिक है जो क्लियर नहीं था? नो मैम। नो मैम, सारे क्लियर है। ऑल क्लियर। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OM। ठीक है जी। गरिमा, आपको अब क्लियर है ये कौन, या फिर इसमें कुछ ऐसा है कि जो आपने पढ़ा ही नहीं है साथ में? नो मैम क्लियर है। आगे से भी CCI हम कर चुके थे, इसके अलावा आ जाओ CCI के आगे। मैम टी और कॉफी आपने क्या बताए हैं? डायरेक्ट। मैम लेकिन ये- इनडायरेक्ट में हुआ है कि इनडायरेक्ट होना चाहिए, वैसे तो क्लोजर सब्स्टिट्यूट है। क्लोजर सब्स्टिट्यूट तो है। हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन का बेस क्या है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीशन का बेस तो है कि हमें सेटिस्फेक्शन सेम मिले। हम ब्रांड अलग अलग होंगे तो डायरेक्ट नहीं होगा। वो डायरेक्ट में आएंगे। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा हम लोगों का। Yes. आप लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स पूरी तरह से मत डालो, इकोनॉमिक्स का बेस नहीं है ये इकोनॉमिक्स से बाहर है। एक है डायरेक्ट कंपटीशन और एक इनडायरेक्ट कंपटीशन। आप मार्केट में आओ, मार्केट सिनेरियोस चेक करते हैं इसको। मार्केट में क्या है, बोलते हैं कि एक ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि सेम फंक्शंस हमें लगाते हैं, यानी कि सेम फंक्शंस हम लोगों को रेडीली अवेलेबल है कोई चीज या जो भी है, और एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रही है, तो वो सारे के सारे क्या है हमारे लिए डायरेक्ट कंपटीशन है। दूसरा बोलता है इनडायरेक्ट कंपटीशन, यानी कि वो सेम तरह से हमें नहीं मिल रहा मार्केट में। जिस तरह से एक अगर रेडी है तो एक अनरेडी मटेरियल, मतलब ये वो चीजें नहीं बोल रहा यहाँ पर जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि वो जो प्राइस डिमांड वाली चीज होती है, हम लोग उस चीज से रिलेट नहीं कर रहे इस चीज को। हम लोग उस चीज से रिलेट कर रहे हैं कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री की जगह कैसे ले सकती है, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के लिए कंपटीशन किस तरह से क्रिएट कर सकती है। ये बोलते हैं कि प्रोड्यूस ऐसे प्रोडक्ट्स जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैकडी की बात करूं या बर्गर किंग की बात करूं, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं? वो फ्रोजन या फिर वो जो डबल रोटीज जो आती है मार्केट से, बंस जो आते हैं, वो चीज है इसके, या फिर फ्रोजन टिक्कीज आती हैं, वो इसके सब्स्टिट्यूट बनेगी। लेकिन है तो बिल्कुल ही डिफरेंट, प्रोडक्ट्स तो अलग ही है ना।
प्रोडक्ट्स थोड़े ना ऐसे एकदम से दिखने में हमें लग रहे थे कि उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रोडक्ट्स काफी डिफरेंट हैं ये तो। और बाकी बात रही टी एंड कॉफी की, यस एज पर योर इकोनॉमिक्स ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो टी एंड की जगह कॉफी पी सकते हैं अगर टी कॉफी कहीं अवेलेबल है या टी अवेलेबल नहीं है तो। डिपेंड करता है। यस मैम। मैम मैम एग्जाम में ऐसे पूछेगा तो नहीं कि ये गुड्स डायरेक्ट कंपटीशन क्रिएट करते हैं? आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में इस तरह से, पूछ सकता है कि क्या इनडायरेक्ट कंपटीशन कवर है सीसीआई के अंदर। यस कवर है। इनडायरेक्ट कंपटीशन में किस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप बोलो क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलते हैं एक दूसरे के, जो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें लोगों को दे सकते हैं। सेम लेवल नहीं तो मतलब काइंडली अगर वो चीज अवेलेबल नहीं है तो उसके इक्वल सेटिस्फेक्शन या फिर उससे थोड़ा कम, लेकिन हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ हम लोगों को खाने पीने को कुछ मिल गया, ये नहीं तो वो सही। मैम फिर इसके इनडायरेक्ट कंपटीशन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? अभी आप लोग चलो इस चैप्टर में पढ़ते हो, लेकिन अगर आप अभी सेकंड चैप्टर में आओगे ना तो इनडायरेक्ट कंपटीशन की जो डेफिनेशन है बहुत डिफरेंट है। तो इसलिए ना अभी इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि आप लोग क्या है अभी इकोनॉमिक्स भी पढ़ के आए हो और साथ में अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, तो सारी चीजें सेम नहीं होती, हर सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होती हैं चीजें। जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज है, इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर भी एक ही पॉइंट के बहुत सारी डेफिनेशन निकल सकती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो उस डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को भी रहने दो, क्योंकि यहाँ इस चैप्टर में बीसीके के अंदर ही 2 डेफिनेशन है आपकी इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। तो सिर्फ उसको स्मूथली लो, जितना आप बुक्स के अंदर है उतना ही लो उस चीज को, क्योंकि अभी सेकंड चैप्टर में आने के बाद आपकी डेफिनेशन और अलग होने वाली है और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसको सिर्फ अभी इतना याद रखो कि ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे कि एक रेडीमेड है और एक आपको असेंबल करके बनानी है, तो वो दोनों ही आपस में इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन लड़ रहे हैं। डायरेक्ट कॉम्पिटिशन तो वो है जिसकी आमने सामने टक्कर है, जिसकी आमने सामने टक्कर ही नहीं है वो इनडायरेक्ट है सारे। चलो जी, ये मैम जो हमारी वो टी होती है जो हमें मतलब ट्रेन वगैरह में मिलती है पैकेट वाली, वो कौन सी होती है? जो हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? जो हमारी जो हमें ट्रेन्स में मिलती है ना टी, पैकेट वाली होती है जो, जैसे वो एक्चुअल में जो टी रेस्टोरेंट्स हैं या फिर ऐसे जो होटल्स होते हैं जो टी बेचते हैं उनके लिए तो वो इनडायरेक्ट कंपटीशन में कवर होगा। बट ट्रेन्स में जो सर्विसेज मिलती है वो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसका मेन पर्पस नहीं है बिजनेस करना, इसलिए उसको कुछ नहीं बोलते हम लोग, वो फ्री सर्विसेज है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है। वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का कॉम्पिटिटर बनेगा क्योंकि वो उनसे ज्यादा सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल में जो ये ट्रेन है वो हमें सेल आउट थोड़ी कर रही है, टिकट के प्राइस के अंदर इंक्लूसिव कर देती है उसको, मतलब आप लो या ना लो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा उतना पैसे का टिकट, तो उसके साथ आपका कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं होती। हाँ लेकिन उसने लोगों का नुकसान कर दिया, अगर ट्रेन में नहीं मिलती तो लोग बाहर से परचेज करते। चलो जी आगे बताओ, ये डाई के अंदर कोई डाउट था? मैम मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी बता दो। मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, और कोई? कोई इंसान सोलवेंट कब होता है? सोलवेंट का पैसा खत्म हो जाए, लायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए एसेट्स से, then assets more than liabilities। अच्छा अब एक बात बताओ, जो ये है हमारे पास इंश्योरेंस बिजनेस, उसके लिए एसेट्स क्या है? उसका प्रीमियम मैम जो